जितनी मुंह उतनी बातें। आज से लगभग 500 वर्ष पहले मिथिला राज्य में गंगापुर नाम का एक गांव था। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में विधवा ब्राह्मणी और उसके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सोहन और छोटे पुत्र का नाम मोहन था। सोहन बड़ा ही चतुर, हाजिर जवाब और प्रखर बुद्धि का युवक था। सारे गांव में उसकी अक्लमंदी की चर्चा होती थी। पिता की मृत्यु के बाद उसने ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। थोड़ी सी खेती में ही घर का ठीक प्रकार से गुजारा हो जाता था। वृद्धा माँ अपने बेटे की वृद्धि और परिश्रम से प्रसन्न रहती थी। उसके अपने छोटे बेटे की बहुत फिक्र होती। उसको लगता था कि उसके बाद उसके छोटे बेटे मोहन का जाने क्या होगा। इस बारे में उसने एक दिन सोहन से बात की। बेटा सोहन, अब मेरी उम्र हो चुकी है, भगवान के घर से कभी बुलावा आ सकता है। माँ ने उदास होते हुए कहा, बेटा मुझे तेरी फिक्र तो नहीं, ईश्वर की दया से तेरे पास बुद्धि और बल है जो किसी भी परिस्थिति में इंसान का साथ नहीं छोड़ता। मगर मोहन की बहुत फिक्र है, वह साधारण बुद्धि का लड़का है। यह सुनकर सोहन ने कहा, माँ तू मोहन की फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना, मेरा भरोसा कर, सोहन को मेरे जीते जी कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ने कहा, भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटा, अब मैं चैन से मर सकूंगी। वृद्धा की आंखों में संतोष के भाव आ गए। कुछ दिनों बाद सोहन का विवाह हो गया। उसकी पत्नी बड़ी सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। स्वयं सोहन भी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह काली माँ का उपासक था और रोज उनकी पूजा करता था। सारा गांव कहता था कि सोहन को माँ काली की कृपा से ही इतनी बुद्धि प्राप्त हुई है। अपनी छोटी मोटी सभी समस्याओं को लेकर गांव वाले सोहन के पास आते और सोहन चुटकी में उनकी समस्याओं का समाधान कर देता। जैसा कि अक्सर होता, धन और कीर्ति बढ़ जाने पर आदमी से कुछ ईर्ष्यालु लोग भी ज्यादा ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ सोहन के साथ भी हुआ। गांव के कुछ लोग उससे द्वेष रखने लगे, परंतु सोहन को ना तो किसी का भय था और ना ही किसी से कोई मतलब। वह अपना काम सफलता से करने की विद्या जानता था। उसकी बुद्धि के सामने उसके विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे। आवश्यकता पड़ने पर सोहन अपने बुद्धि बल से विरोधियों से भी अपना कार्य सहज ही करवा लेता था। हालांकि सोहन बहुत धनी नहीं था, पर उसके परिवार का गुजारा ठीक से हो जाता था। उसकी पत्नी एक कुशल गृहिणी थी और उसका बहुत सम्मान करती थी। सोहन के विवाह के कुछ समय पश्चात ही उसकी माता का देहांत हो गया। रीति रिवाज के अनुसार सोहन ने बड़ी प्रकार से माता का दाह संस्कार किया। गांव में भोज प्रथा का चलन होता है। कोई पैदा हो या मर जाए, दोनों ही परिस्थितियों में भोजन करना होता है। सोहन भी विचार कर चुका था कि वह भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी माता का भोज करेगा, परंतु उसके विरोधी तो जैसे इस अवसर की ताक में बैठे हुए थे। विरोधियों ने मिलकर योजना बनाई कि किस तरह से सोहन को महायोज के लिए उकसाया जाए। इसके विरोधियों में सबसे बड़ा नाम था दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह और उसके साथी मिलकर उसके घर पर अपना नकली दुख प्रकट करने के लिए पहुंचे। इधर उधर की बातें हुई, फिर एक ने बात छेड़ दी, सोहन माता जी के भोज का क्या विचार है? विचार क्या भैया, अपने सामर्थ्य के अनुसार तो करूंगा ही, सोहन ने कहा। अब प्रथा में तोड़ नहीं सकता। दूसरे ने कहा, वैसे भी आप ब्राह्मण हैं, आसपास के 25 गांव में आपका आना जाना होगा, किसी भी गांव में कैसा भी भोज हो आपको निमंत्रण आ ही जाता है। सोहन ने कहा, हाँ सो तो है। तीसरा बोला, भाई अपने सोहन की प्रसिद्धि दूर दूर तक जो फैली है, सब तो इसी से सलाह लेने आते हैं। इस हिसाब से तो सोहन को 25 गांव का मीठा महाभोज करना ही चाहिए। वो तो करेंगे ही, माता जी की आत्मा की शांति के लिए और सोहन के चारों और फैली हुई कीर्ति के लिए ये आवश्यक भी है। सबका मुंह मीठा होना चाहिए। अरे माँ काली का दिया हुआ सब कुछ है इनके पास, माता जी स्वर्ग में बैठी आशीर्वाद देंगी। सोहन खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। वह समझ भी रहा था कि यह लोग क्या षड्यंत्र कर रहे थे, फिर फिलहाल उसने खामोश रहने ही ठीक समझा। जरूरी यह था कि पहले शत्रु पक्ष की सारी जानकारी जान ली जाए और सोहन को तो एक ही चाल उन सब पर भारी पड़ने के लिए सक्षम थी। तभी उनमें से एक फिर से बोला, भाई सोहन तू कुछ बोल ही नहीं रहा। सोहन ने कहा, अब सब कुछ तो आपने ही बोल दिया। चार पंचों की बात टालना तो कभी उचित नहीं होता। इसका मतलब महाभोज होगा। भाई वाह, ऐसा सपूत बेटा भगवान हर किसी को दे। विरोधी दल ने खुश होकर कहा, चलो भाई गांव वालों को खुशखबरी सुनाते हैं कि हमारा सोहन अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए 25 गांव का महाभोज कर रहा है। विरोधी दल के दुर्जन सिंह और उसके साथी बहुत ही खुश होकर चल दिए। वे आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि क्या खूब फंसाया चतुर सोहन को। अब सब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। बड़ा सियाना बना फिरता है, अरे किसी को कुछ समझता ही नहीं।
अब जब घर के बर्तन भांडे बिक जाएंगे तब पता चलेगा, मजा आ जाएगा। मीठे का महाभोज कैसे ही होता है क्या? मैं तो भाई छक्कर खाऊंगा, एक न हंसकर का। देखना सोहन का दिवाला निकाल देंगे। सब ठाके लगाकर हंसने लगे। सारे गांव में ये बात फैला दी। जो भी सुनता वह हैरान रह जाता। सोहन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, यह बात सभी लोग जानते थे। लोग आपस में बातें करने लगे, लगता है कोई बड़ा खजाना मिल गया है सोहन को। जितने मुंह थे उतनी बातें, पर महाभोज की खुशी सबको थी। 10-20 साल में कभी कभार ऐसी दावत मिलती थी। उधर सोहन अपनी पत्नी के साथ पहुंचा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि पत्नी की हवाइयां उड़ रही थी। यह क्या कह रहे हैं आप? 25 गांव के महाभोज की हामी भर ली? आसान काम समझ लिया क्या? घर की स्थिति से अनजान हो क्या? अरे भाग्यवान, हामी मैंने नहीं भरी। सोहन मुस्कुराया। यह तो उन लोगों की अपनी योजना थी, तो आपको विरोध करना चाहिए था। उन लोगों ने जैसा सोचा वैसा ही होगा, पर कैसे होगा यह मैं क्या करूंगा ना। लगता है आपने कुछ सोच लिया है। जब दुश्मन वार करे तो चुप तो नहीं बैठा जाता। तुम देखना कि कैसे मैं उन लोगों की मन मर्जी करता हूँ। पत्नी के माथे से चिंता की लकीरें हट गई। अपने पति की अकल पर उसे पूरा विश्वास था। उधर मीठे महाभोज की बात उस गांव से निकलकर और गांव में पहुंच गई। लोग शोक व्यक्त करने के लिए आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी। लोग मोहन की तारीफें करते न थकते। बस सोहन मुस्कुराता रहता। भोज का दिन भी करीब आ गया था। सोहन बाजार से बैलगाड़ी भरकर पत्थर लेकर आ गया। अब तो कोई संशय बाकी ही नहीं था। भोज के लिए एक दिन पहले 25 गांव में निमंत्रण भेजा गया। सोहन ने भोज की व्यवस्था खेत में की और सबसे अपील की कि 11 बजे तक सब आ जाए। अगले दिन प्रातः काल से ही गंगापुर में भोज खाने वालों का आना शुरू हो गया। सोहन सबको कतार में बिठा रहा था और उनके सामने पत्तल रख रहा था। विरोधी परेशानी में थे कि कहीं कोई हलवाई, कोई भट्टी तो नजर नहीं आ रही। यह कैसा मीठा भोज है। 12 बजते बजते 25 गांवों के आदमी खेत में कतारों में आकर बैठ गए और मीठे की प्रतीक्षा करने लगे। तब सोहन के आदेश पर उसके मित्रों ने मीठा परोसना शुरू किया। यह क्या, पत्तलों पर 4-4 इंच के गन्ने के टुकड़े परोसे जा रहे थे। खाने वाले हतप्रभ और विरोधी दल हक्का बक्का। तब कुछ बुजुर्गों ने क्रोध में भरकर सोहन को फटकारा। सोहन, यह सब क्या है? एक बुजुर्ग लाल आंखें करके बोले, तुमने हम सबका अपमान करने के लिए यहाँ पर बुलाया है? जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी तो क्यों 25 गांव को निमंत्रण भेजा? काका अकारण ही क्रोधित हो रहे हैं। सोहन मीठे स्वर में बोला, मैंने क्या त्रुटि कर दी? गन्ना ही तो सभी मिठाइयों का मूल है। क्या गन्ने के बिना किसी मिठाई की कल्पना की जा सकती है? आप सबका मुंह मीठा हो जाएगा और मेरी माता की आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्या ये मीठा नहीं है? बुजुर्ग नरम पड़ गए। सोहन की बात सही जो थी। बेटा, यह बात तो ठीक है। एक और बुजुर्ग ने कहा, मीठा तो यह सबसे अच्छा है, परंतु तुम्हें इतना बखेड़ा फैलाने की क्या जरूरत थी? अपनी माता की आत्मा की संतुष्टि के लिए 11 ब्राह्मणों को भोज करा देना ही पर्याप्त था। सोहन ने हाथ जोड़कर कहा, काका मैंने कोई बखेड़ा नहीं फैलाया। मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही भोज कराने वाला था। अपने गांव और अपने खास मित्रों को भोज करवाने लायक व्यवस्था तो मेरे पास थी, पर एक सोहन ने खंजर की तरह उंगली विरोधी दल की तरफ उंगली उठाई, जहां वह दुर्जन सिंह और उसके साथी लोग बैठे थे। और सोहन ने कहा, यह मेरे गांव के गणमान्य लोग थे जिन्होंने मेरी हामी के बिना ही जबरदस्ती मेरे ऊपर मीठे का महाभोज का भार लाद दिया। इन लोगों का कहना था कि मुझे कैसे भी करके महाभोज कराना ही होगा। साथ ही इन्होंने सारे गांव, आसपास के गांव में प्रचार कर दिया। अब आप ही बताइए मैं क्या करता? विरोधी दल को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही थी। और तब सब गांव वाले मिलकर दुर्जन सिंह और उसके साथियों को कोसने लगे। आखिरकार विरोधियों को यहाँ से भागना ही पड़ा। भाई मान गए। सोहन को 25 गांव का मुंह भी मीठा करा दिया और दावत का खर्चा भी बचा लिया। उन लोगों को भी भरी समाज में शर्मिंदा कर दिया जो किसी तरह उसका दिवाला निकालने की सोच रहे थे। हर तरफ सोहन की तारीफ हो रही थी। सभी लोग सोहन की तारीफ करते करते अपने अपने घर पहुंच गए। सोहन ने जब यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो वह फूली न समाई। जरा से खर्च में महाभोज कराने का चमत्कार सोहन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था।